आज मैं आपको क्लास 10th का जो टॉपिक करवा रहा हूं उसका नाम है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक बड़ा अहम प्रोसेस है। इसमें होता क्या है कि एक सॉलिड जो जब उसे हीट किया जाए तो आमतौर पे जितने भी सॉलिड्स होते हैं हीट करने पे पहले वो मेल्ट होते हैं और फिर और फर्दर हीट करें तो वो वेपर्स में बदलते हैं। लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है कि अ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इट इनटू इट्स वेपर स्टेट विदाउट मेल्टिंग, कि एक ठोस चीज मेल्ट हुए बगैर, लिक्विड में चेंज हुए बगैर क्या करती है, अपनी वेपर फॉर्म में या गैस की फॉर्म में बदलती है। अब इसकी वजह क्या है, सारे सॉलिड्स ऐसा क्यों नहीं करते और कुछ सॉलिड्स ऐसा करते हैं। बहुत सारे सॉलिड्स के सब्लिमेशन ना दिखाने की बड़ी वजह उनके दरमियान स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से जिनको ओवरकम करने के लिए, खत्म करने के लिए हमें उनको कॉन्टिन्यूसली एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए पहले वो सॉलिड्स मेल्ट होते हैं और फिर और हीट करने पर वो वेपर्स में बदलते हैं। लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसा नहीं करते, जिसकी एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने 4 लिखी हैं। एक है ड्राई आइस या खुश्क बर्फ, जो असल में सॉलिड फॉर्म में या जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका नाम है। दूसरे कुछ एयर फ्रेशनर्स, उनके अंदर कुछ सॉलिड्स इस्तेमाल होते हैं जो सब्लिमेशन दिखाते हैं। और उसके अलावा नेफ्थलीन बॉल्स, जो आमतौर पे हम अपनी कबर्ड्स, अलमारियों में अपने कपड़ों को मुख्तलिफ इंसेक्ट से बचाने के लिए रखते हैं। और उसके अलावा काफूर, जिसे कैम्फर भी बोलते हैं, और ये मुख्तलिफ मजहबी जो रसूमात वगैरह होती हैं उस पे इसका आम इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सारी चीजें सब्लिमेशन क्यों दिखाती हैं, क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कशिश की कुव्वतें इतनी ज्यादा नहीं है। इसलिए जो ही उनको थोड़ी सी भी हीट करते हैं तो वो फौरन डिसअपीयर हो जाती है वेपर्स की शक्ल में। इसे मेरा सुनने वालों से एक क्वेश्चन है कि व्हाई द नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर आफ्टर सर्टेन टाइम, कि कुछ अरसे के बाद जो नेफ्थलीन की गोलियां हैं वो गायब क्यों हो जाती हैं। या अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूं कि व्हाई देयर इज सम स्टिंगिंग स्मेल व्हेन वी आर प्रोटेक्टिंग आवर ड्रेसेस फ्रॉम इंसेक्ट्स, कि हमने अपने कपड़ों को मुख्तलिफ कीड़े मकोड़ों से बचाना है कि वो उसे जो कट ना लगा दें, तो वहां पे उन अलमारियों में खास किस्म की स्मेल क्यों आती है। तो मुझे इस सवाल के जवाब का इंतजार रहेगा। ड्राई आइस अगर देखनी हो तो बहुत अच्छी ऑप्शन है। आजकल गर्मी का सीजन है तो ये जो वेंडर्स हैं जो गलियों में पैकिंग वाली आइसक्रीम बेचने आते हैं, तो उन्होंने अपनी आइसक्रीम को प्रोटेक्ट करने के लिए पैकेट्स रखे होते हैं। वो ड्राई आइस के या खुश्क बर्फ के होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और फिर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये आम बर्फ से मुख्तलिफ क्यों है, इसको खुश्क बर्फ क्यों बोलते हैं। अगर हम कंपेयर करें आम बर्फ को और ड्राई आइस को, तो मैं ये चाहूंगा कि आप इसका जवाब लाजमी दें। अब उसके बाद आखिर में मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह सब्लिमेशन में चीजें सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में बदलती हैं, तो ऐसा भी होता है कि कुछ चीजों के, इन्हीं चीजों के वेपर्स को अगर ठंडा करें तो वो लिक्विड में चेंज हुए बगैर डायरेक्टली सॉलिड में बदलते हैं। तो ये सब्लिमेशन का रिवर्स है और इस अमल को बोलते हैं डेपोजिशन। इसकी सबसे अच्छी मिसाल सर्दियों में जब हम अपनी गाड़ियों के शीशे बंद करते हैं तो उसके साइडों पे क्या होता है, ठंड की वजह से जो आइस के छोटे छोटे क्रिस्टल्स बाहर जमे होते हैं, तो वो एक परफेक्ट एग्जांपल है डेपोजिशन की। आखिर में मेरा आप लोगों से सवाल है, सुनने वालों से, कि क्या जो सब्लिमेशन का प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये जो टॉपिक है ये डिफ्यूजन के मुतालिक है। डिफ्यूजन एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो डिफ्यूजन एक ऐसा अमल है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे मे बी गैसेस, दे मे बी लिक्विड्स, दे मे बी सॉलिड्स। डिफ्यूजन का अमल गैसेस में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है और सॉलिड्स में भी होता है। और मेरा यहाँ पे आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि क्या लिक्विड, सॉलिड्स और गैसेस में डिफ्यूजन की जो स्पीड है, रफ्तार है, क्या ये सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम है तो उसकी भी वजह बताएं, अगर डिफरेंट है तो उसकी भी वजह बताएं। मैं जवाब का इंतजार करूंगा। मैं यहाँ पे जो डिफ्यूजन डिस्कस कर रहा हूँ वो मेनली गैसेस के हवाले से है, लेकिन साथ में सॉलिड्स की भी कुछ एग्जांपल्स हैं।
डिफ्यूजन में पहला काम क्या होता है कि द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा इर्तिकाज वाली जगह से कहां पे जाते हैं, कम इर्तिकाज वाली जगह की तरफ जाते हैं, लेकिन साथ में दो काम करते हैं, दे कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ टकराते हैं रैंडमली, बेतरतीबी से, एंड अल्टीमेटली और आखिर में वो क्या करते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। तारीफ ये है कि डिफ्यूजन एक ऐसा अमल है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा इर्तिकाज से कम इर्तिकाज की तरफ जाते हैं बाई रैंडम मूवमेंट एंड कोलिजन्स, बेतरतीबी और टकराने के बाद, और बिल आखिर एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसकी एक अच्छी जो परफेक्ट एग्जांपल है परफ्यूम्स लगाना है। जब परफ्यूम लगाते हैं तो बॉटल के अंदर परफ्यूम की कंसंट्रेशन या इर्तिकाज ज्यादा है, जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता है और फिर वो डिफ्यूज करता है पूरे रूम में, उसकी फ्रेग्रेंस फैल जाती है दो वजूहात की वजह से, रैंडम कोलिजन्स एंड मिक्सिंग की वजह से, और अल्टीमेटली कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पूरे रूम में वो परफ्यूम फैल गया। इसका मतलब होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। डिफ्यूजन अगर गैसेस में हो तो गैसेस में तमाम गैसेस इक्वल रेट पे, रफ्तार पे डिफ्यूज नहीं होती। कुछ गैसेस ज्यादा तेजी से डिफ्यूज होती हैं, कुछ स्लोली, जिसकी दो एग्जांपल्स अगर करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन हल्की है, ऑक्सीजन भारी है, तो इस वजह से हाइड्रोजन का डिफ्यूज होना फास्टर है और ऑक्सीजन का डिफ्यूज होना स्लोअर है। इस तरह दो और अच्छी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अगर अमोनिया गैसियस फॉर्म में हो, गैस की शक्ल में, और HCl गैस की शक्ल में हो, और दोनों को एक गिलास के जार में जो ग्रेजुएटेड है जिस पे निशान लगे हो ऐसे रखे, तो दोनों तेजी से डिफ्यूज करेंगे, लेकिन उनका ट्रेवल्ड डिस्टेंस सेम नहीं होगा, क्योंकि अमोनिया लाइटर है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, उसकी डेंसिटी कम है, तो वो उस 100 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंडर जो विजिबल ट्यूब है ग्लास की, उसमें देखेंगे तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और HCl बीइंग हैवियर, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भारी है, डेंसिटी ज्यादा है, तो वो कम ट्रेवल डिस्टेंस करेगी, तो टोटल 100 में 59.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी अमोनिया, और 40.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी HCl, जो इस बात की दलील है कि द लाइटर द गैस इज द फास्टर इट विल डिफ्यूज, कि जितनी गैस हल्की होगी उतना वो डिफ्यूज ज्यादा करेगी। अब यहाँ पे हमारी बुक में एक डायग्राम है जिसमें दो अलग अलग गैसेज है, गैस 1 और गैस 2। गैस 1 को मैंने डॉट से दिखाया है, गैस 2 को मैंने सर्कल से, और उनको सेपरेट किया गया एक स्टॉप कॉक से। अगर ये स्टॉप कॉक हटा दें तो क्या होगा, दे विल मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन। इधर ये गैस ज्यादा थी, इधर जाएगी, यहां से ये गैस इधर आएगी, तो क्या होगा, दे विल मिक्स विद ईच अदर विद रैंडम कोलिजन्स, आपस में टकरा के ये क्या करेगी, मिक्सचर बनाएगी, और कुछ देर बाद दोनों गैसेस दोनों तरफ मौजूद होंगी, और उसकी वजह जो है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस है। आखिर में मैं अगर कुछ मेडिसिन की बात करूं तो बहुत सारी मेडिसिन जब हम खाते हैं तो हमारे स्टमक से होती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, और फिर ब्लड में जाती है, और ब्लड से जाने के बाद वो टारगेट सेल्स पे जाती है। तो उनकी जो वर्किंग है, जो दवाइयां हम इस्तेमाल करते हैं, उनकी वर्किंग का ताल्लुक भी उनके डिफ्यूजन रेट से होते हैं। और आमतौर पे जितने अफेक्टेड पार्ट है, जिस जगह पे बीमारी हो, वहां पे वो मेडिसिन ज्यादा एब्जॉर्ब होती है डिफ्यूजन की वजह से। तो इसलिए एक नॉर्मल बंदे में और एक बीमार बंदे में मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन जो डिफ्यूजन की वजह से है, उससे उसकी बीमारी को भी डायग्नोज किया जा सकता है। इसका मतलब है हम डिफ्यूजन के प्रोसेस से मुख्तलिफ डिजीजेस के डायग्नोसिस को भी जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं।